क्या क्वेश्चन लिख चुके हैं? देखिए इधर। जनरली इस क्वेश्चन में जो लॉ पूछा जाता है ये या तो पूछेगा आपसे रॉल्स लॉ, वो तीन शुरू में जो है ना, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और रॉल्स लॉ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली ये नहीं पूछता है। हम बहुत रेयर देखे हैं इस क्वेश्चन को पूछे हुए, लेकिन चूंकि ये हल्का है और बड़ा सिंपल सा है, लिख लीजिए। बाय द वे यदि पूछ दिया तो दिक्कत उस समय ना हो। आप याद कीजिए वान टॉप्स लॉ में आप जो पढ़े थे, इसमें टोटल दो लॉ है। एक लॉ है जिसमें कहा गया कि सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह मोलरिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा कहा गया ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दोनों को मिला के हम लोग कहते थे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, जहाँ पर एक कांस्टेंट आर आता था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यही ना फाइनल इक्वेशन होता था, बस इतना सही बात है। तो लिखेंगे, इसका आंसर लिखें। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ आंसर में। अच्छा, एक और चीज़, आप कन्फ्यूजन में एक बात के लिए मत जाइएगा, सुनिए इधर। आज इसका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास या दो क्लास मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का लगेगा। प्रिंट नहीं निकल पाया किसी कारणवश, गलती हमारी थी, हम बोल नहीं पाए, हम भूल गए बोलने के लिए। अभी बोल दें वो निकाल रहा है, लेकिन शायद अभी नहीं निकाल पाए तो अगले दिन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी तुरंत हम डाल रहे हैं। ये कह रहे थे कि जैसे इस चैप्टर में 4 दिन सब्जेक्टिव में लग गया, 2 दिन ऑब्जेक्टिव में लगेगा, एक दिन जम के पूछताछ होगा, उसमें एक दिन लगेगा, तो 7 क्लास मान के चलिए एक एक चैप्टर में। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर में 7 क्लास लगेगा। शुरुआती 3 चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें 6 दिन 7 दिन लगेगा। बाद बाकी चैप्टर में कम टाइम लगेगा। किसी में 2 दिन में भी खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सहित। कोई 3 दिन भी चलेगा, कोई 4 दिन भी चलेगा। हर तरह का चैप्टर है ना, बड़ा छोटा। तो मिला जुला के 45 to 50 डेज, 50 डेज में वो समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से सिलेबस आपका बिफोर समाप्त हुआ है, वैसे ही क्रैश कोर्स भी बिफोर समाप्त होगा। इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और तरीका आप देख ही रहे हैं, जिस तरीका से अभी हम चल रहे हैं इसी तरीका से पूरा का पूरा चलेगा क्रैश कोर्स। मतलब हर एक चैप्टर में हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको डील करेंगे। काहे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव डील जैसे पीछे हम पहले करते आए हैं वैसे करेंगे तो 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, चूँकि आप यदि पढ़े नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, औल बोल नहीं होना है। माइंड को जितना हो सके रिलैक्स रखिए और शांति से पढ़िए। कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें। एग्जाम उग्जाम के लिए तो टेंशन लो ही मत। आराम से खाओ पियो सुतल रहो। जितना कॉपी में लिखा है बस उतना याद करके लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ, अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ए नंबर में, ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to molarity of the solution। ये इसका फर्स्ट लॉ है रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। आप याद कीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से इंडिकेट करते थे, और मोलरिटी को कैपिटल एम से या कैपिटल सी से। मोलरिटी कहें या कंसंट्रेशन कहें, दोनों एक ही बात है। कैपिटल एम से आप इंडिकेट करो या कैपिटल सी से इंडिकेट करो, एक ही बात है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, वह है ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to
आप याद कीजिए दूसरा स्टेटमेंट था, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. व्हाट डज इट मीन? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट. टेम्परेचर को यदि आप केल्विन यूनिट में रखते हैं ना, तो इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है. यानी आपको हर हाल में टेम्परेचर किस यूनिट में लेके चलना है? केल्विन में. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आप इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट. According to this statement, pi is directly proportional to T. अब आप ध्यान दीजिए कि LHS दोनों का सेम है, दोनों पाई ही है, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 से चल सकते हैं. फ्रॉम 1 एंड 2 पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT. यदि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के है, तो निश्चित है कि पाई दोनों के प्रोडक्ट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT. यहाँ से याद कीजिए पाई बराबर आ जाता था CRT. यहाँ पर याद है आपको आर गैस कांस्टेंट हुआ करता था, और आर का वैल्यू हम लोग लेते थे 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन. ये सब इक्वेशन आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस सब की जरूरत पड़ेगी. आप याद करो पाई इज इक्वल टू N/V/RT हम लोग कहते थे. सी को हम लोग लिख सकते हैं ना मोल बाई वॉल्यूम. एन है मोल्स ऑफ सॉलिड और वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अच्छा, यहीं से पाई बराबर एन नंबर ऑफ मोल को हम वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, तो इसी का फॉर्मूला हो गया था W/MV/RT. तो टोटल यहाँ पर 3 इक्वेशन आप पढ़े थे पाई के लिए, ये सब. तो यही लॉ है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड वन हॉफ का. अच्छा, ये W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. आप अपने आंसर में इस सारे टर्म को यदि आप डिटेल में लिख देते हैं तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है कि आप इक्वेशन के हर एक बात को अच्छी तरह जान रहे हैं, समझ रहे हैं. तो लिखना चाहिए आंसर में इसको. नहीं भी लिखेंगे तो आंसर कंप्लीट है, लेकिन लिख देने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा सामने वाले पर, जो नंबर को बढ़ा देगा. जहां नहीं नंबर देने का मन रहेगा वहां भी वो थोड़ा बहुत नंबर आपको दे देगा. तो ये सब नंबर को लाने का एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आप कीजिएगा जब आप आंसर करेंगे तब. आगे है क्वेश्चन नंबर 12. आप याद कीजिए, आप पढ़े थे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, याद है? एक पढ़े थे हाइपरटोनिक, एक पढ़े थे हाइपोटोनिक, और एक पढ़े थे आइसोटोनिक. ये तीनों वर्ड अलग अलग सॉल्यूशन के आइस ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेशन से संबंधित है. मान लीजिए दो सॉल्यूशन में एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और दूसरे का कम, तो जिसका ज़्यादा है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और यदि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो उसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइसोटोनिक से पूछा जाता है. जैसे हाइपर हो जाना मतलब तेज गुस्सा में आ जाना, ज़्यादा होने के सेंस में हाइपर आता है. तो ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो हाइपोटोनिक, और यदि बराबर है तो आइसोटोनिक. तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? या इसे लिखिए डिफाइन द टर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशन. डिफाइन द टर्म
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन का भाषा कुछ भी हो सकता है, उसके पूछने के मतलब को समझिए कि एक्चुअल में वो आपसे क्या चाह रहा है। बताइए क्या डेफिनेशन देंगे इसका। टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लिखिए। टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा। और आइसोटोनिक पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। ऑस्मोटिक प्रेशर को किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? पाई से। दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 मान लीजिए और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 मान लीजिए। यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल है तो उसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, पाई बराबर क्या पढ़े थे, याद करो, सी आर टी। तो यहाँ भी पाई बराबर सी आर टी, यहाँ भी सी आर टी। बस अंतर ये होगा कि इसमें C1 T1 लगा देंगे और इसमें C2 T2 लगा देंगे। R में R1 R2 नहीं लगाएंगे क्योंकि R तो कांस्टेंट है, वो तो हर जगह स्थिर होगा। R से R कट जाएगा, क्या बचेगा? T1 T1 इज इक्वल टू T2 T2। लिखिए। अब मान लीजिए कि हम दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर भी कट जाएगा। इस स्थिति में C1 बराबर क्या बचेगा? T2। तो हम इस बात को भी लिखेंगे, हाँ, एट सेम टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू C2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा पूछा जाएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या बराबर होता है सेम टेम्परेचर पर। तो उसका आंसर होगा मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ही ना बराबर है। आपको जब सेट मिलेगा ना ऑब्जेक्टिव का तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। लिख देगा मोललिटी, मोलर कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, नन ऑफ दिस, इस तरह से। तो वहां पर आप उलझिएगा मत। मोलरिटी ही कंसंट्रेशन है, या इसी को आप मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज सुनिए, जो पीछे पढ़े हैं आप, थोड़ा हम यहाँ डिस्कस कर देना चाहते हैं। कंसंट्रेशन का सेंस मोलरिटी के केस में आता है, मोल पर लीटर। लेकिन कभी कभी इसको न थोड़ा सा इस टर्म को बदल के बात करता है क्वेश्चन। भाषा को समझने में समस्या नहीं होगी यदि आप इस बात को समझते हैं तो। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ मोलरिटी की बात हो रही है। कहीं पर लिखा रहेगा मोलल कंसंट्रेशन, यानी वहां पर भी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन के गाढ़ापन की ही बात हो रही है। वहां पर यूनिट किस में है? मोललिटी में। मोललिटी में। नॉर्मल कंसंट्रेशन, बात किस चीज में हो रही है? नॉर्मलिटी में। अच्छा, इसी में यदि कंसंट्रेशन वर्ड को हटाकर लिख दिया जाए मोलर सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, आप याद कीजिए इसका मतलब आपको बताया गया था। वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी 1 हो उसको हम लोग मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। जिसका मोललिटी 1 हो उसको हम लोग मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसका नॉर्मलिटी 1 हो उसको नॉर्मल सॉल्यूशन कहा जाता है। याद है ये सब? इसका कोई डेफिने इसका कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ये सब क्वेश्चन में आता है ना, तो वहां पर आप समझ नहीं पाइएगा कि यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है। जैसे कह दिया कि मोलर सॉल्यूशन है, एक एक सॉल्यूशन है जो मोलर है। इसका मतलब है कि आपको कह रहा है कि उसका मोलरिटी 1 मोल पर लीटर है। तो आप डाटा नहीं समझ पाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस तरह का बात आपको याद रखना है। आप याद कीजिए, इसमें हम लोग डेसी मोलर, सेंटी मोलर, सेमी मोलर, मोलर, मिली मोलर, ये सब ना समझे थे। हम एक को बताते हैं, आप याद कीजिए, याद आएगा आपको। मोलर सॉल्यूशन मोलरिटी 1 याद है।
सेमी मोलर मोलरिटी हाफ, डेसीमोलर मोलरिटी 1/10, सेंटीमोलर मोलरिटी 1/100, मिलीमोलर मोलरिटी 1/1000। ऐसे ही था मोलल, डेसीमोलल, नो नो, सेमी मोलल, डेसीमोलल, सेंटीमोलल, आगे इसी तरह से। तो उस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और दे सकता है, अब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्या देगा नहीं देगा वो तो बहुत सारा बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। C1 बराबर C2। अच्छा ये बताइए, C1 यानी कंसंट्रेशन, और नॉर्मल कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब मोल बाय वॉल्यूम, एंड मोल बाय वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय N/V, यानी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मोल को हम लोग कहते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा W1/M1V1 इज इक्वल टू W2/M2V2। इस इक्वेशन पर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा जब आप सेट सॉल्व करेंगे, तब ऑब्जेक्टिव सेट, ये सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ओनली। लिख लीजिए। अच्छा ये W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इन सेकेंड सॉल्यूशन, M1 molecular weight of first solute, molecular weight of second solute M2, V1 volume of first solution in liter, volume of second solution in liter। हो गया लिखा हुआ। बच्चा सब का भमियाने का आदत होता है, जैसे तुम लोग को नहीं कोनो काम मिला तुम लोग मोबाइल चलाने लगता है, उसको नहीं कोनो काम मिला है करने लगेगा। का नेचर है, सब करता है, हम भी बच्चा थे, तुम भी बच्चा रहा होगा, तुम भी करता होगा, ये नेचुरल है। उसको रोने हंसने में इस समय टाइम नहीं लगता है। नंबर बताइए। लिखिए, डिफाइन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ एग्जांपल। डिफाइन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ एग्जांपल। बस इसमें 3 क्वेश्चन और है, एक ये, दूसरा होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और तीसरा होगा हेनरी लॉ। यहीं पर यह समाप्त हो जाएगा। चलो भाई बताओ, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? Solution which obey Raoult's law of partial pressure over the entire range of concentration at all temperature and all pressure is called आइडियल सॉल्यूशन। वह सभी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है जो रॉल्ट के पार्शियल प्रेशर लॉ को मानता है, जो मानता है आइडियल, और जो नहीं मानता है वह नॉन आइडियल है। अब आप यह भी याद कीजिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता था। एक होता था जहां बतियाते सुनेंगे तुरंत उतरेंगे, पूछना शुरू कर देंगे, और उतने नहीं न करेंगे, पूछने के बाद आगे का भी विधि व्यवस्था है जिसको बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब तो देखो, अब तो अपने पास बहाना इतना है ना तुमको पीटने के लिए, तुम बच नहीं पाओगे। कोशिश करो शांत रहने का। ये इतना धीरे धीरे बोल इसलिए रहे हैं ना क्योंकि जी आया हुआ था, थोड़ा परेशानी था, तो बहुत ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे फिर रंगत चेंज होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। तो इसका डेफिनीशन इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है।
डिफिनीशन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव में इसका पूछा जाता है, इसे आपसे बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज पॉजिटिव डिवीजन और नेगेटिव डिवीजन, इस तरह से पूछता है। तो वहाँ पर आपको हम ऐसे तो एग्जांपल यहाँ लिखाएंगे, लेकिन आपको हम एक ट्रिक पहले भी बताए थे, और आज आज नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको हम एक ट्रिक समझाएंगे कि आप कैसे याद रखिएगा कि कौन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिवीजन है, और कौन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिवीजन है। चैप्टर कंप्लीटली समाप्त होगा जब पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, तब तब आप फील करोगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हुआ है, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। उसको बस एक बार याद करने की जरूरत है। नहीं याद करोगे, पीटेंगे, अगला दिन अपने आप याद हो जाएगा। ये एक टेक्निक है, चलता है ये हर क्रैश कोर्स में। हाँ, ये ऑटोमेटिक है, हो जाएगा। अभी 1-2 दिन छोड़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन लिखे तो सॉल्यूशन विच ऑफ ए, लिखो, खुद से लिखो। सॉल्यूशन विच ऑफ ए Raoult's law of partial pressure, solution which of a Raoult's law of partial pressure over the entire range of concentration at all temperature and pressure is called ideal solution। आप याद कीजिए, बोले थे हम कि दो सेम नेचर का चीज जब आपस में मिलाइएगा ना तो वो आइडियल होता है। जैसे हाइड्रोकार्बन में हेक्सेन को मिलाइए और हेप्टेन को मिलाइए, ये आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन को मिलाइए, टोल्यूइन को मिलाइए, ये आइडियल सॉल्यूशन है। इथाइल क्लोराइड को मिलाइए, इथाइल ब्रोमाइड को मिलाइए, आइडियल सॉल्यूशन। दीज आर एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ तक लिखा हुआ हो जाए तो अगला हेडिंग डालना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप लिखे ना स्विच सॉल्यूशन विच ऑफ ए रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर सिर्फ आप डज नॉट लगा दीजिएगा। सॉल्यूशन विच डज नॉट ऑफ ए रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बाद बाकी सारा लैंग्वेज सेम रहेगा। और एग्जाम्पल पर नहीं जाना है, फिर इसका टाइप क्लासीफाई करके तब उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो क्या आप इसको लिख चुके हैं? इसको लिख लीजिए। इसी को हम चेंज करेंगे नॉन आइडियल में, करेक्शन खाली कर देंगे कुछ जगह। आइडियल की जगह यहाँ लिख दीजिए नॉन आइडियल, विच डज नॉट ऑफ ए रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, यहाँ पर भी लिख दीजिए नॉन आइडियल। ये कितना तरह का होता है? 2 तरह का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 1, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। आप याद कीजिए ये पॉजिटिव डेविएशन क्या होता था। एक लिक्विड है 50 ml, दूसरा लिक्विड भी है 50 ml, दोनों को मिला दें तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 ml। 100 ml यदि हुआ तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और यदि 100 ml नहीं हुआ तो दो बात हो सकती है, या तो 100 से ज़्यादा होगा
नहीं तो 100 से कम होगा। 100 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डिविएशन, 100 से कम होगा तो निगेटिव डिविएशन। अब यदि आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि 50-50 मिलाए तो 100 नहीं हो के 100 से ज़्यादा हो गया, 100 से कम हो गया, तो ऐसा होता है। याद कीजिए, इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल का अलग अलग टाइप का होता है। इंट्रैक्शन बढ़ जाता है तो वॉल्यूम घट जाता है, इंट्रैक्शन घट जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इंट्रैक्शन सेम रहे तो वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ता है। इंट्रैक्शन सेम रहे वही तो आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसका एग्जाम्पल आपको बस लिखना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल याद करो आप। एल्कोहल और वाटर, CH3OH प्लस H2O, ये पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल है। इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस H2O, यह भी पॉजिटिव डिविएशन है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन CH3COCH3, यह भी पॉजिटिव डेविएशन। और इसका जो दूसरा टाइप है वह है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। एसिड और पानी का जब भी आप मिक्सर बनाइएगा तो वो निगेटिव डेविएशन वाला होता है। इंट्रैक्शन बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, जैसे HCl प्लस H2O। अगला एग्जांपल HNO3 प्लस H2O। अगला एग्जांपल CHCl3 प्लस एसीटोन। ऑब्जेक्टिव में 4 पेयर लिख देगा, और 4 पेयर लिखने के बाद कहेगा कि बताइए कि कौन, मतलब ये पॉजिटिव डिविएशन वाला सॉल्यूशन का पेयर कौन सा है। तो वहाँ आपको ये थोड़ा याद करना पड़ जाएगा। याद कर लेते हैं तो ठीक है, यदि याद नहीं होता है तो उसका एक ट्रिक है याद करने का या दिमाग में रखने का, वो हम बताएंगे आगे ऑब्जेक्टिव जब डिस्कस होगा तब। क्वेश्चन नंबर 14 होगा अब आगे। लिखेंगे व्हाट इज इजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। पहले तो इजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग समझेंगे, बाद में इसको डिफाइन करेंगे। देखना यहाँ, एक बर्तन है जिसमें पानी है, वाटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, यानी इसको बॉईल कीजिएगा तो कितना डिग्री सी पर बॉईल हो जाएगा, 100 पर। एक दूसरा बर्तन लीजिए, इसमें आप ले लीजिए एल्कोहल। अलग अलग एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। एगो कोई भी एल्कोहल मान लेते हैं 70 डिग्री सी इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसको बॉईल करेंगे तो कितना पर उबल जाएगा, 70 डिग्री सी पर। सुनिएगा ध्यान से इधर। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक बड़े से बर्तन में मिला देते हैं। यानी इसमें क्या क्या है, वाटर है और एल्कोहल है, मिक्सचर है ये, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अब आप इसको गर्म कीजिए। गर्म कीजिएगा तो 70 डिग्री सी जैसे ही टेम्परेचर होगा वैसे ही इससे क्या निकलना शुरू कर देगा, एल्कोहल। धीरे धीरे सब एल्कोहल निकल जाएगा। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाइए 75, 80, 90 कीजिए, वहाँ तक पानी बैठा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 100 कीजिएगा पानी भी बॉयल हो जाएगा, पानी भी उड़ जाएगा। इस तरह से एल्कोहल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 80 पर ले जाके छोड़ देते हैं, 80 पर कौन सी निकलेगा, एल्कोहल। एल्कोहल वेपर के रूप में निकलेगा, उसको एक बड़े से बर्तन में कंडेंस कर लीजिए, बाद में फिर ठंडा करके उसको अलग कर सकते हैं। यानी इस तरह से हम वाटर और एल्कोहल को अलग कर सकते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप याद कीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रिपरेशन पी ब्लॉक में ये बात आपको समझाया गया था, कुछ ऐसे ही ना, उसको भी अलग किया जाता है। यहाँ पर वो बात नहीं है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर आइए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दोनों चीज को आप मिला दीजिए, और जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो ये उड़ेगा तो साथ साथ उड़ेगा, यानी बॉयल होगा तो साथ साथ बॉयल होगा। और यदि बॉयल नहीं होना है तो दोनों में से को बॉयल नहीं होगा।
मतलब ये जो आप सोच रहे होंगे ना कि ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर बना के 70 डिग्री सी पर एल्कोहल को उड़ा दें या 100 डिग्री सी पर पानी को उड़ा दें, नहीं उड़ेगा यदि वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सभी कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है। और ये काफी रेयर है, जल्दी बनता उनता नहीं है ये। आप याद कीजिए जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया था एल्कोहल और वाटर का ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्प्रीट होता है। और ये बनता तब है जब लिक्विड फेज में और गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाए। अब देखिए लिक्विड फेज में वाटर का मोल फ्रैक्शन, एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, गैसियस फेज में एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल फ्रैक्शन, सब का सब बराबर होगा तब जाके ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण करेगा। और ऐसा प्रैक्टिकली कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जल्दी और आसानी से या नॉर्मल घर में आप जियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए ये प्रॉपर डिवाइस की जरूरत होती है, बहुत सेटिंग करना पड़ता है, करते करते मिलाते 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 तब जाके इस तरह के सॉल्यूशन का निर्माण होता है। इट मीन्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है उसका, लेकिन फिर भी यदि वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना देगा तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स मिक्सचर इन विच all the components boils at same temperature is called azeotropic mixture। लिखेंगे mixture in which आंसर लिखिए mixture in which all the components boils at same temperature is called azeotropic mixture। It means azeotropic mixture has constant boiling point। It means azeotropic mixture has constant boiling point। ये कितना तरह का होता था? दो तरह का, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे हम दोनों को समझा देते हैं, इसका डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ टाइप पूछा जाता है। डिफिनीशन पूछेगा तो फिर बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा। इधर देखिए, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट 70 था, एक का 100 था, इस दोनों को मिला के जो मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 65 हो गया, तो इसको कहा जाएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और दोनों को मिलाने के बाद यदि बॉइलिंग पॉइंट 105 हो गया तो इसको कहा जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसको हम याद करो डिफाइन करते थे, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर is greater than the boiling point of all the components present in the mixture is called maximum boiling point azeotrops। और इसी में कहते थे if boiling point of mixture azeotropic mixture is less than the boiling point of all the components present in the azeotropic mixture is called minimum boiling point azeotrops। तो उतना नहीं लिखना होता है, इसमें सिर्फ टाइप पूछेगा आपसे, और यदि पूछेगा तो याद रखिए उसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर बात कॉपी पर लिखेंगे तो फिर आप दिमाग उलझते रह जाएगा, फिर कॉपी मोटा हो जाएगा। लिखेंगे there are two types of azeotropic mixture। There are two types of azeotropic mixture। A number maximum boiling point azeotrops। अच्छा एक और बात, एजियोट्रॉप्स लिखा हुआ है या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट
एजेट्रॉप्स। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। लिखेंगे व्हाट इज हेनरीज लॉ ऑफ solubility of gas in the liquid। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, कुछ देर के बाद नाक कान मुंह से धुइयां जो फेंकता है, मतलब गैस जो निकलता है, वो गैस किस वजह से निकलता है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में एक गैस घुला हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस कैसे घुलाया जाता है ये सुनिए। आपको यदि पानी में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुलाना है तो आप पानी ले लीजिए, इसके ऊपर एक पिस्टन ले लीजिए जो प्रेशर क्रिएट करे। इसमें यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है, वाटर, इसमें यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड घुलाना है तो आप उसमें भर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन घुलाना है तो भर लीजिए ऑक्सीजन। इस पर जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करोगे, ये गैस उतना ज्यादा पानी में घुसने का प्रयास करेगा, पानी में घुलने का प्रयास करेगा। हर एक गैस बहुत कम मात्रा में ही सही लेकिन वाटर में सॉल्युबल होता है। ये लॉ कहता है कि इस पर जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा वह पानी में सॉल्युबल होगा। इट मीन्स solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gas over the solution। पार्शियल प्रेशर, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें CO, इसमें दोनों गैस आप ले लिए, CO2 भी ले लिए और ऑक्सीजन भी ले लिए, तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, यानी जो गैस अंदर में ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और जो ज्यादा होगा वह ज्यादा मात्रा में घुलेगा। बस यही नियम है। तो आप इस फोटो को लिखने के साथ इसको लिखेंगे। ये सब शॉर्ट टाइप में आएगा क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज directly proportional to partial pressure of gas over the solvent or solution। This statement is called Henry's law। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सॉल्युबिलिटी को हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं, याद करो, स्मॉल एस से। स्मॉल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल पी से। आप याद कीजिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट के एच आता था, याद है आपको? के एच को क्या बोलते थे, हेनरी कांस्टेंट। वेयर के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। तो इस तरह से इसका सब्जेक्टिव वाला पार्ट समाप्त हुआ। अब इसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट स्टार्ट होगा। अभी हम कुछ देर में डाल देंगे टेलीग्राम पर क्वेश्चन। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है हार्ड कॉपी, वो उससे एक बार मोटा मोटी देख लीजिएगा, जो लोग पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, कल आप आइएगा तो उसमें सब हम करेंगे ही। हार्ड कॉपी सभी के पास रहना चाहिए क्लास में।
यानी कल आपको सॉल्यूशन वाला जो ऑब्जेक्टिव सेट मिला था पहले वो लेके आना है। जिनको नहीं मिला वो कल जब आएंगे तो ऑफिस में जाके पहले क्वेश्चन लेके तभी क्लास में बैठेंगे। और जो लोग शुरू में क्लास किए हैं वो सभी लोग याद कीजिए जितना भी डेरिवेशन आप पढ़े सबका एक रिजल्ट निकला था। जैसे डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, उसमें तो बहुत सारा हम बताए भी, ऐसा नहीं है कि छोड़ा गया है, जो इंपॉर्टेंट था सब बता देंगे। अच्छा जैसे आप याद कीजिए आई आई बराबर एक डिसोसिएशन का फॉर्मूला था, याद है, एक एसोसिएशन का फॉर्मूला था 1 + n - 1 अल्फा। तो ये सब एक बार मोटा मोटी देख लेना, कुछ क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा। जो लोग रेगुलर क्लास यहाँ नहीं किए हैं इस तरह के क्वेश्चन में आप फंसिएगा थोड़ा। तो टेक्निक पर हो सकता है कि आप उसको कवर कर लें, लेकिन मतलब 100 में 100 क्वेश्चन बन जाए ऐसा होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, एक बार करके देखिए उसमें क्या दिक्कत आती है। यदि दिक्कत आएगी तो फिर साइड से और टाइम दिया जाएगा। तो आज सब्जेक्टिव इसका खत्म हो रहा है, कल आइए ऑब्जेक्टिव लेकर, ठीक है। और सब्जेक्टिव सब खत्म हो गया, अब आपके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन, ये 15 रटा हुआ होना चाहिए अब।